आखिर इस बार इंडिया में ठंड क्यों नहीं पड़ी और कैसे एक सिंपल सा परफ्यूम आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। साथ ही साथ आज आप एआई की एक ऐसी सच्चाई भी जानने वाले हैं जिसे सुन आप खुद एआई से दूरी बना लेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो फॉर श्योर आज से पहले आपके सामने कभी भी नहीं आने दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7 गाइस, इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में भाई अप्लाई कर लिया ना तो आप हर एक चीज को दुगनी या फिर तिगुनी स्पीड से हर हाल में अचीव करके ही रहोगे। और उसके लिए देखो गाइस, आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है और एक अच्छा सा परफ्यूम को परचेज करना है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तब उस परफ्यूम को लगा लो, या फिर अगर आप कहीं ऑफिस जाते हो तो जब आप जॉब पर जा रहे हो तब उस परफ्यूम का इस्तेमाल आपको करना है। बिजनेस करते हैं तो शॉप पर जाते हैं या फिर अपने बिजनेस पर जब भी जाते हैं तब आपको उस परफ्यूम को लगाना है। यानी कि इन शॉर्ट उस परफ्यूम को आपको सिर्फ उतने स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाना है जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो लगा लो, या फिर जॉब कर रहे हो तब लगा लो, और जब जॉब से वापस आ रहे हो, पढ़ाई खत्म हो रही है तो तुरंत ही उन कपड़ों को आपको उतार कर कहीं रख देना है और दूसरे फ्रेश कपड़े पहनने हैं और उन कपड़ों पर वो परफ्यूम नहीं लगाना है। और भाई साहब, आप मेरे से लिखवा कर ले लो, अगर 10 से 15 दिन तक आपने वही सेम परफ्यूम और इस सेम प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया ना भाई, तो आप चुटकी बजाते ही बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसके पीछे की साइंस बताता हूं। तो देखो गाइस, नॉर्मली हमारा इंसानी दिमाग कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो किसी भी साउंड, स्मेल या फिर चीज को एक इमोशन, काम या फिर इंसान से तुरंत ही लिंक कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर आपको हर बार एक ही स्मेल जो है वो सूंघने को मिलती है। अब एक दिन आप किसी बाहर कंट्री में चले जाते हो या किसी और सिटी में चले जाते हो और वहां पर जैसे ही किसी कैफे में एंटर करते हो आपको वही स्मेल दोबारा से सूंघने को मिलती है। तो पता है क्या होगा, विद इन अ सेकंड हमारा दिमाग तुरंत ही हमें रिमाइंड कराएगा कि यार ये स्मेल तो ना उस रेस्टोरेंट की है, और बस हमारे दिमाग की इसी कमजोरी का हमें फायदा उठाना है सक्सेसफुल बनने के लिए। अब वो कैसे होगा, चलो वो भी समझा देता हूं। तो देखो गाइस, जैसे आप सेम डेली परफ्यूम को लगाकर पढ़ोगे, जॉब पर जाओगे या फिर बिजनेस पर जाओगे ना, तो एक टाइम के बाद आपका दिमाग उस स्मेल को रिलेट कर लेगा हाई फोकस और क्रिएटिविटी से, क्योंकि भाई उस परफ्यूम को लगाने के बाद ही तो प्रैक्टिकली आप अपने दिमाग को ज्यादा यूज कर रहे हो ना, मतलब मीटिंग कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस में ज्यादा एक्टिव हो। तो अब एक नॉर्मल टाइम के बाद ये स्मेल आपके दिमाग के लिए एक तरीके से इग्निशन का काम करेगी। मतलब जैसे आपका दिमाग इस स्मेल को सूंघेगा वो तुरंत ही ज्यादा हायर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा और आपको ज्यादा क्रिएटिविटी और फोकस वाले थॉट देने लगेगा। तो इन शॉर्ट देखो, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नींद आती रहती है, या आपको आपके बिजनेस में या काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप इस सीक्रेट सी साइकोलॉजिकल ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। एंड प्रैक्टिकली भाई ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, क्योंकि शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कम समय में ज्यादा अचीव करते हैं। और उनका सबसे ग्रेट एग्जांपल शाहरुख खान सर हैं, जिन्होंने ओपनली बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आकर खुद से ये बोला है कि भाई हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। फैक्ट नंबर 6 गाइस, आज एआई इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि भाई हर एक जगह पर हमें या तो एआई पावर्ड डिवाइस देखने को मिल जाती है या फिर एआई पावर्ड रोबोट देखने को मिल जाते हैं। और जब ये चीज होती है तो बीइंग अ ह्यूमन भाई हमें अंदर से ना बहुत प्राउड फील होता है कि देखो हमने ना एआई को कितना ज्यादा डेवलप कर लिया है। बट क्या प्रैक्टिकली हम इंसानों ने एआई को इतना ज्यादा डेवलप किया है? जेन्युइनली नहीं। तो देखो गाइस, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे देश भारत में जैसे फेयर या फिर मेले लगते रहते हैं ना, ठीक उसी तरीके से फेयर एक चाइना में लगा हुआ था जहां पर सिक्योरिटी के लिए एक एआई पावर रोबोट को हायर किया गया था। अब इंटरेस्टिंगली वहां पर रिकॉर्ड हुई एक वीडियो क्लिप, भाई एक ऐसी वीडियो क्लिप जिसने लिटरली बहुत से लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी। क्योंकि देखो इस वीडियो में आप भी क्लियरली ये देख सकते हो कि कैसे ये एआई पावर रोबोट एक लेडी के पास आता है और उसे हिट करने लगता है। अब देखो बहुत से लोगों के लिए ना ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो गई थी, उन्होंने मजे लिए और वीडियो को स्क्रॉल करके वो आगे बढ़ गए। बट द कोर रियलिटी इज दिस कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि प्रैक्टिकली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई थी। क्योंकि गाइस देखो, इसके बाद जैसे ही उस रोबोट को वापस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया तो रिसर्चर्स को यह पता चला कि प्रैक्टिकली भाई इसकी कोडिंग जो उन लोगों ने कर रखी थी ना, आज की डेट में वो कोडिंग पूरे ही तरीके से चेंज हो चुकी है और इस एआई रोबोट ने खुद से ही नई कोडिंग को डेवलप करके हम इंसानों को अपना एनिमी बना लिया है। और इसलिए भी इसी कोडिंग को बेस मानते हुए इस रोबोट ने इस लेडी के साथ ऐसा किया। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये कोई टेक्निकल एरर था? नहीं। क्या इंटेंशनली इसकी कोडिंग को बदला गया? नहीं। क्या कोई ऐसा बग आया या फिर वायरस ऐसा जनरेट हो गया जिसकी वजह से भाई अचानक से इसकी कोडिंग बदल गई?
उसका आंसर है नहीं। क्योंकि देखो गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये खुद एआई रोबोट ऐसा करना चाहता था। और देखो, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। अगर आप खुद से भी रिसर्च करने बैठोगे तो आपको हर महीने एवरेज 15 से 20 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक एआई पावर रोबोट ने ना भाई बिना हमारी परमिशन के खुद की ही प्रोग्रामिंग को सेल्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पर चेंज किया है। लेकिन ये न्यूज दुनिया के सामने कभी भी नहीं लाई जाती। क्यों? क्योंकि अगर इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी तो क्या आप फिर कोई एआई पावर डिवाइस या फिर रोबोट्स को परचेज करेंगे? नहीं। और अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो भाई अरबों खरबों रुपए का जो ये बिजनेस है भाई, ये तो सड़कों पर ही आ जाएगा ना। और गाइस देखो, प्रैक्टिकली आज मैं लिख कर दे सकता हूं इस चीज को कि आज भले ही हमें ये लगता हो कि भाई हमने एआई रोबोट्स बनाए या एआई डिवाइसेस बनाए, हमें बहुत प्राउड फील होता हो, बट भाई साहब सिर्फ 5 से 6 साल रुक जाइए, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि आखिर क्यों हमने इन एआई पावर्ड रोबोट्स को बनाकर तैयार किया। क्योंकि देखो गाइस, ऑनेस्टली ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स बहुत ही जल्द आमने सामने ये चीज होने वाली है। और ऐसा देखो, कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर रेड बुल पूरी दुनिया की सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक कैसे बनी? वेल, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे शायद भाई इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, इसके टेस्ट की वजह से, या फिर इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से। राइट? रॉन्ग। प्रैक्टिकली रेड बुल इस पूरी दुनिया की सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ी कमजोरी है। असल में देखो गाइस, हम इंसानों का जो दिमाग है ना भाई, ये हार्डवायर्ड होता है दूसरे लोगों के एक्शन को फॉलो करने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, बिल्कुल शुरुआती दौर में हम इंसानों को ना अपने अलग अलग कबीले या फिर गुटों में रहना पड़ता था, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे सर्वाइवल के लिए ना भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। क्योंकि अगर एक इंसान अपने गुट या फिर कबीले को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था तो एक तो भाई देखो, किसी भी जंगली जानवर का शिकार होने का डर हमेशा ही सताता रहता था। साथ ही साथ अगर वो बाई चांस किसी दूसरे कबीले में पहुंच जाए ना भाई, तो उस समय तो एक इंसान दूसरे इंसान का ही दुश्मन हुआ करता था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि शुरुआती दौर से ही हमारे दिमाग को यह समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे अपने गुट या फिर कबीले के लोगों के एक्शन या फिर उनके कामों को फॉलो करना होगा। और हमारे दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा रेड बुल ने उठाया। एक्चुअली में गाइस देखो, जब साल 1997 में रेड बुल को ऑस्ट्रिया के बाद यूएसए में लॉन्च किया गया तो प्रैक्टिकली यूएसए में रेड बुल ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसकी सेल को बूस्ट करने के लिए ना रेड बुल ने अपनी खाली केन्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनवा कर उसे पूरी कंट्री के गार्बेज बॉक्स या फिर जो डस्टबिन होते हैं ना सड़क किनारे, उनमें डलवा दिया। अब देखो, इससे क्या हुआ कि जब जब लोगों ने उन तरीके के डस्टबिन का इस्तेमाल किया, उन्हें बार बार रेड बुल की खाली केन्स उसमें दिखाई दी, जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली उनके दिमाग को यह समझ में आया कि भाई मेरे आसपास जो लोग मौजूद है ना, वो इस तरीके की या इस पर्टिकुलर एनर्जी ड्रिंक को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और एज अ रिजल्ट हमारे दिमाग की इस हार्डवायर्ड वीकनेस के चलते हुए हमारे दिमाग ने हमें खुद ही सबकॉन्शियसली प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि उस एनर्जी ड्रिंक को भाई हमें खरीदना भी है और पीना भी है। और देखो, उसका रिजल्ट हमारे सामने ये है कि किस तरीके से इस इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बाद रेड बुल पूरे ही यूएसए में छा गई। और देखो गाइस, ये बात सिर्फ रेड बुल की ही नहीं है, आज की डेट में बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि हमारे दिमाग की इसी वीकनेस का फायदा उठाती है। तो अब आपको हमारे दिमाग की इस कमजोरी का फायदा खुद को एस्टेब्लिश करने में कैसे उठाना है भाई, ये आपके ऊपर है। दिमाग की कमजोरी को आप सब लोगों के साथ शेयर करना भाई, वो मेरा काम था, वो मैंने कर दिया है। तो अगर आपको मेरी और मेरी टीम की मेहनत पसंद आई हो भाई, तो इस वीडियो पर दिल खोल कर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई आपके लिए फ्री होता है, बट इससे ना भाई हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। फैक्ट नंबर 4, गाइस, रिसेंटली नीदरलैंड्स की कुछ वीडियोस और फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग कुछ इस तरीके से पानी से भरे हुए जार के अंदर अपने मुंह को डालकर इधर उधर घूम रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस जार के अंदर भाई छोटी छोटी फिशेस भी मौजूद हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए वहां के लोग इन लोगों को एक्वामैन कह रहे हैं। अब देखो गाइस, जैसे ये चीज वायरल हुई, बहुत से लोगों को ये ट्रेंड काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और वो बोल रहे हैं कि बताओ अटेंशन पाने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। बट देखो, रियलिटी ये है कि ये कोई सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक्चुअली में एक सीक्रेट एंशिएंट प्रैक्टिस है, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में भी बहुत से देशों की सेना या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो एजेंट होते हैं ना भाई, वो भी बहुत बड़े स्केल में करते हैं। एक्चुअली गाइस देखो, जैसे ही हम इंसान अपने फेस को कुछ इस तरीके से पानी से भरे हुए एक जार के अंदर डालते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली हमारा जो दिमाग होता है ये हमारे डाइव इन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हमारे दिमाग को ये लगता है कि भाई मैं अब जो है वो काफी गहरे पानी में हूं, और जब ये चीज हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमारा दिमाग क्या है, हमारी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है और अपने फोकस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हमारे दिमाग को ये लगता है कि इस पोजीशन में मैं जितना ज्यादा रिलैक्स या फिर काम और फोकस रहूंगा, उतनी ही जल्दी सरवाइव करके मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस जार के अंदर छोटी छोटी फिशेस को भी डाला जाता है, तो उनके मूवमेंट के चलते हुए
इस काम और फोकस्ड वाले टाइम पीरियड के दौरान भी हमारा दिमाग कभी सुस्त नहीं होता, क्योंकि देखो जेन्युइनली एक मूवमेंट तो परमानेंट हमारी आंखों के सामने हो रहा है ना, तो इस पोजीशन में क्या है कि भले ही हमारा दिमाग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाए या फिर काम हो जाए, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है वो उसे कभी भी सुस्त नहीं होने देता। तो अब अगर इस सिचुएशन को एक ह्यूमन ब्रेन के बेसिस से देखा जाए तो आप इससे बहुत ज्यादा एक तो रिलैक्स हो चुके हो, आपका फोकस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, प्लस पैनिक सिचुएशन में भी आपका दिमाग ना तो एक तरीके से आउट हुआ है और ना ही वो क्लूलेस हुआ है। प्रैक्टिकली ये एक तरीके की फिर एक ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज हो गई जिसमें आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को पैनिक सिचुएशन में भी शांत रहकर काफी ज्यादा फोकस तरीके से उसके आंसर को ढूंढने के लिए ट्रेन कर रहे हो। हालांकि देखो क्योंकि ये चीज यहां पर अब आर्टिफिशियल तरीके से कंडक्ट की गई है, तो यहां पर ऑक्सीजन ये लोग हैं ना आराम से इस पाइप के थ्रू ले रहे हैं और इसलिए भी ये कई घंटों तक लगातार इस प्रैक्टिस को कर भी पा रहे हैं। और देखो गाइस सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बहुत सी देशों की जो आर्मी होती है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, उनके जो एजेंट होते हैं वो भी किसी भी टफ सिचुएशन में या पैनिक सिचुएशन में खुद को शांत रखने और उससे कैसे जल्दी बाहर आना है इसको जल्द से जल्द अपने दिमाग को समझाने के लिए भी ना इस सीक्रेट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चीज आम लोगों तक आने नहीं दी जाती, तो जब ये चीज इन लोगों के द्वारा पब्लिकली की गई तो बहुत से लोगों को ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड लगा, बट इसकी रियलिटी अब आप बखूबी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस देखो नॉर्मली हम जितना ज्यादा एडवांस होते हुए चले जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी को बनाते हुए चले जा रहे हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट या तो हमारे शरीर पर पड़ रहा है या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। बट देखो गाइस ऐसा भी नहीं है कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसका सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही जनरेट होता है। कभी कभार क्या होता है ना कि बाई चांस इंटेंशन कुछ और हो, बट ये चीज जो है वो हमारे अर्थ को काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचा देती है। और देखो उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है आपका ये स्मार्टफोन जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले नासा ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमारी अर्थ के चारों ही तरफ एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का एक आर्टिफिशियल सा बबल क्रिएट हो रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो बबल क्रिएट हुआ है ना, ये अच्छे खासे लेवल पर हमारी सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट्स और यहाँ तक कि हमारे प्लेनेट को भी स्पेस रेडिएशन से बचा रहा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर आर्टिफिशियल बबल अचानक से क्रिएट हो कैसे गया। तो देखो गाइस नॉर्मली फोन, सबमरीन कम्युनिकेशन, रेडियो नेविगेशन और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए हम 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे ही हमारे अर्थ के आयनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर पर पहुंचती हैं, ये वहां पर इंटरैक्शन को जनरेट करती हैं। और जब ये इंटरैक्शन जनरेट होता है तो वहां पर एक आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट बन जाती है। अब क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से हम इन्हीं तरीके की टेक्नोलॉजीज या फिर वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ये वहां पर जाकर इकट्ठी होने लगी हैं। और जब ये इकट्ठी होने लगी हैं तो ये एक तरीके से ना अब अर्थ के चारों ही तरफ फैलकर एक प्रोटेक्टेड लेयर की तरह काम कर रही हैं, जो नो डाउट स्पेस वेदर और स्पेस रेडिएशन के एक्सपेक्ट से हमारी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इन शॉर्ट देखो गाइस जो ये टेक्नोलॉजी है यार ऑनेस्टली ये करती तो बुरा है, लेकिन कभी कभार क्या है ना कि कुछ अच्छा भी कर देती है। और जब अच्छा करती है ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन जो है वो देना तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 2, गाइस देखो आज हम टेक्नोलॉजी के बेसिस में उस दौर पर आ चुके हैं कि अब बहुत ही जल्द ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना भाई टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखो ये कोई साइंस फिक्शनल वाली बात नहीं है या फिर कोई बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली हमारी जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है भाई, इसने अभी क्वांटम टेलीपोर्टेशन को पूरी दुनिया के सामने करके भी दिखाया है। तो देखो गाइस प्रैक्टिकली क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना, ना कि पूरे ही एक इंसान को। और देखो ये ना आइंस्टीन की सिंपल से मेथड के ऊपर काम करता है जिसको वो कहते थे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो देखो गाइस प्रैक्टिकली इस चीज में क्या होता है कि एक इंसान को एक मशीन के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जो मशीन होती है ना वो क्वांटम लेवल पर जाकर इंसान के शरीर के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, पर्टिकुलरली उनका क्या साइज है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके अंदर के बॉन्ड्स कैसे हैं, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। जिसके बाद इन सारी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे देश में मौजूद रिसीविंग एंड पर भेज दिया जाता है, जहां पर मौजूद दूसरी मशीन इन सारी डेटास को पढ़कर सेम वैसे ही पैटर्न में दिखने वाले इंसान को जनरेट कर देती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि इस पूरे ही कॉन्सेप्ट में क्वांटम एंटेंगल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहां पर दो पार्टिकल्स को इतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड किया जाता है कि अगर रिसीविंग एंड पर जो वो आर्टिफिशियल इंसान बनेगा ना, अगर आप उसको स्लैप कर देते हो या फिर पुश कर देते हो तो उसका दर्द प्रैक्टिकली लाखों किलोमीटर दूर मौजूद जो होस्ट होगा, मतलब जो हम हैं, हम होस्ट खुद, हम उस चीज को फील कर सकते हैं, जिससे भले ही फिजिकल फॉर्म में आप वहां पर मौजूद हो या फिर ना हो, लेकिन आप आसानी से उस दूसरी लोकेशन के एनवायरनमेंट, आसपास का टेम्परेचर और वहां पर आपके साथ क्या हो रहा है उसे लिटरली अपने घर की मशीन में भाई फील कर सकते हैं। और उसी का एक छोटा नमूना ना भाई प्रैक्टिकली अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव भी करके दिखाया है। तो नो डाउट आगे आने वाले भाई 5 या 6 साल के बाद ना
प्रैक्टिकली हम एक ऐसी मशीन को बनाकर तैयार कर लेंगे जो हमारा क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्टेशन जरूर करा देगी। फैक्ट नंबर 1, गाइस अगर आप भी टाइम में सिर्फ 5 से 6 महीने पीछे ही चले जाएंगे तो आपको दो चीजें वहां पर बखूबी देखने को मिल जाएंगी। पहला, हमारे वेदर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अपडेट्स और हमारी न्यूज एजेंसीज के बड़े बड़े आर्टिकल्स जो प्रैक्टिकली भाई चीख चीख कर पूरे ही भारत को ये बता रहे थे कि भाई इस साल की जो इंडिया में ठंड पड़ने वाली है ना, वो इतनी कड़ाके की पड़ने वाली है कि इसे आप कभी भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इन्हीं सारे डेटास को कलेक्ट करने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस को भी बनाया था। बट गाइस अगर बात रियलिटी की जाए तो देखो अब फेब भी जो है वो खत्म होने ही आ गई है और इस साल भाई नॉर्मल से ज्यादा तो छोड़ो, नॉर्मली जितनी ठंड इंडिया में पड़ती है ना भाई उतनी भी नहीं पड़ी है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा ब्लंडर भाई जनरेट हो गया जिसकी वजह से जो ठंड इस साल सर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी भाई प्रैक्टिकली वो सबसे ज्यादा गर्म साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर आ चुकी है। मतलब इंडिया में ना भाई इस बार ठंड लिटरली ढंग से पड़ी ही नहीं है। बट सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्यों। तो देखो गाइस इस पूरी ही कहानी की शुरुआत होती है मिड 2024 से, जब हमारे भारतीय मौसम विभाग ने यह प्रेडिक्ट करके बताया था कि भाई इस साल प्रशांत महासागर में एल नीनो एक्टिव हो जाएगा। बेसिकली एल नीनो तब एक्टिव होता है जब पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सों में समुद्र का जो पानी का जो टेम्परेचर होता है ना भाई वो एक्सट्रीम गर्म हो जाता है। अब देखो गाइस हमारे लोगों की प्रेडिक्शन तो ये थी कि भाई पैसिफिक ओशियन का जो पानी है ना वो एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा, बट जनरली हुआ इससे कुछ उल्टा ही। क्योंकि गाइस इस बार पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा ही नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से एल नीनो को एक्टिव कर सके। अब जब एल नीनो भारत में कड़ाके की ठंड लाने वाला था वही प्रॉपर तरीके से भाई एक्टिव नहीं हुआ तो वो इंडिया के अंदर ज्यादा प्रॉपर स्केल पर ठंड को ला ही नहीं पाया और ये वो सबसे पहला और बड़ा कारण बना कि भाई इस साल हमें सर्दियां ना के बराबर देखने को मिली। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की करूं तो वो है कमजोर पोलर वॉर्टेक्स। तो देखो गाइस नॉर्मली हमारे नॉर्दर्न पोल पर हर बार एक बहुत बड़ा हवा का वॉर्टेक्स बनता है और जब ये जायंट वॉर्टेक्स बनता है तो ये अपने आसपास की हवा को बहुत तेजी के साथ साउथ की तरफ पुश कर देता है। लेकिन क्योंकि इस बार आर्टिक में कुछ ज्यादा ही बर्फ पिघल गई तो ये जो वॉर्टेक्स है ना भाई ये जो बहुत बड़ा मैसिव और जायंट बनने वाला था प्रैक्टिकली ये इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं बना कि ढंग से हवा को कहीं भी पुश कर सके। अब देखो गाइस ये बात तो भाई पूरे तरीके से क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि जिस वॉर्टेक्स को हवा को तेजी से पुश करना था जब वो ही कमजोर था तो वो प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा हवा को जो है इंडिया की तरफ पुश कर ही नहीं पाया। और इसलिए भी सर्दियों में इस बार वो शीत लहर नहीं चली जो हर बार सर्दियों में जो रूह कपा देने वाली जो हवाएं चलती हैं भाई वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिली हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे कारण की करूं तो वो है जेट स्ट्रीम्स का नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाना। देखो नॉर्मली जेट स्ट्रीम वो तेज हवाएं होती हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर में बहती हैं और मौसम को इफेक्ट करती हैं। मतलब कि देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जब इंडिया में बहुत तेज ठंड पड़ रही होती है ना तो इस चीज को और ज्यादा एक्सट्रीम पर ले जाती है बीच बीच में होने वाली पानी की शावर्स, है ना, रुक रुक कर बारिश होती है ना। बट इस बार क्या हुआ कि जो बरसातें थी या फिर जो जेट स्ट्रीम था ये प्रॉपर तरीके से इंडिया में एंट्री ले ही नहीं पाया क्योंकि प्रैक्टिकली जेट स्ट्रीम साउथ की तरफ अगर आती तो वो इंडिया में एंटर करती। बट इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी जनरेट हुई कि भाई जो ये जेट स्ट्रीम थी ये साउथ की बजाय नॉर्थ की तरफ चली गई तो इंडिया में सर्दी में जो बीच बीच में बारिश होने वाली थी ना भाई वो भी हमें ना के बराबर ही देखने को मिली है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर सबसे आखिरी और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक्चुअली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तूफानी सिस्टम होते हैं जो कि यूरोप और मिडिल एशिया से भारत में ठंड और बर्फबारी को लेकर आते हैं। बट सरप्राइजिंगली क्योंकि इस साल इन हवाओं की भी डायरेक्शन बदल गई प्लस वो जो वॉर्टेक्स था भाई वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया तो इनकी जो इंटेंसिटी रही है ना भाई वो भी काफी ज्यादा कम ही रही है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पर इस साल रिकॉर्ड तोड़ देने वाली ठंड पड़ने वाली थी वहां पर प्रैक्टिकली गाइस नॉर्मल से भी कम ठंड पड़ी है। तो इन शॉर्ट अगर आप इन सारी चीजों को भाई आप समराइज करके देखेंगे तो एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि प्रकृति ने भाई डायरेक्टली हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कितनी प्रेडिक्शन कर लो कितनी अपनी मशीनरी लगा लो बट प्रैक्टिकली होगा वही जो प्रकृति को मंजूर है और उसी का ही जीता जाता है एग्जाम्पल हमें इस साल इंडिया में ठंड को लेकर देखने को भी मिला है। तो इन दी लास्ट शायद अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि क्या भाई फिर अब ये मान लिया जाए कि हर साल ही इतनी ज्यादा कम ठंड पड़ेगी और देखो गाइस उसका आंसर है मे बी यस। तो देखो गाइस ऐसा मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इस पूरे ही सिनेरियो को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता चलेगी कि इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं पर भी सबसे पहले गड़बड़ी हुई थी तो वो था पोलर वॉर्टेक्स। अब ये पोलर वॉर्टेक्स कमजोर क्यों पड़ा था? क्योंकि आर्टिक में बर्फ नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा पिघल गई और ये बर्फ ज्यादा क्यों पिघली थी? ऑब्वियस सी बात है भाई ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए। तो इन शॉर्ट अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया तो यस आगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर हर एक महीने
महीने में हमें शायद ऐसे ऐसे मौसम देखने को मिल जाएं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा तक ना हो। और मे बी ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों के बाद भाई विंटर जैसी चीज ना सिर्फ मजाक के लिए ही रह जाए, और नो डाउट जिस दिन ऐसा होगा ना भाई, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो आई होप गाइस कि जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गया होगा। अब अगर आप भी चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत भला हो जाए दुनिया को, तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर हम हमारी इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। आई होप गाइज आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।